नमस्ते छात्रों। इससे पहले हमने दो कथाएं, यह जो अपना पाठ है, दो लघु कथाएं, इसमें पहली कथा है हरा घोड़ा, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, और एक शेष कथा है सेठ का चित्र, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये दोनों कथाएं जो हैं कहानी स्वरूप आपको बतानी है, और इसीलिए कहानी की तरह ही मैं आपको ये दोनों कहानियाँ सुनाऊंगा जो इससे पहले भी सुनाई है। सबसे पहले सेठ का चित्र, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पहले माफ कीजिएगा, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात सेठ जी के बारे में बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में गया। माफ कीजिएगा, दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को देखकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वे बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे देने न पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से ही कला संस्कृति की रक्षा व संवर्धन होता है। कला से, माफ कीजिएगा, कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया।
और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं नहीं नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी चतुराई से फटाफट कर देते थे। यहाँ पर भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। ये जो हमारी प्रस्तुत कहानी है, यह भी बीरबल की चतुराई को उजागर करती है, प्रकट करती है। अकबर और बीरबल के कई किस्से, चतुराई के किस्से हमने सुने हैं, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी का भी मन जीत लेता है, हर अपनी समस्या को निपटा सकता है। बुद्धिमान होना, समझदारी दिखाना, चतुराई से काम करना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार की यह कहानी है। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की मतलब अकबर बादशाह और बीरबल के समय की। एक सेठ था, बहुत ही कंजूस। कंजूस का मतलब जो पैसे कम खर्च करता है, पैसे खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि दमड़ी चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए। कभी कभी ऐसे लोगों के लिए एक शब्द भी है, मक्खी चूस। मक्खी चूस यानी, मैं उसका विस्तार से कहूँगा नहीं उसके बारे में, लेकिन मक्खी चूस यानी बहुत लालची, लोभी, पैसे खर्च करते समय जिनके प्राण निकल जाते हैं। तो एक सेठ था बड़ा ही कंजूस। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते। दमड़ी यह शब्द भले आपके लिए नया होगा, लेकिन पहले दमड़ी, ढेला, ढेला यानी एक पैसे का, या सुनिए, एक पैसे का 8वां हिस्सा उसे दमड़ी कहते थे। पहले आने में रुपया गिना जाता था। एक आना यानी 6 पैसे, 4 आने 24 पैसे, 8 आने 48 पैसे और 16 आने ने 96 पैसे, पूरा 1 रुपया माना जाता था। लेकिन अब हम 100 पैसे का 1 रुपया मानते हैं। तो दमड़ी यानी 1 पैसे का 8वां हिस्सा, बहुत कम। तो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उस सेठ जी के प्राण निकल जाते थे। उसकी तो यह इतनी बुरी आदत थी कि कभी कभी वह अपने घर पर, खेतों में, कहीं पर भी जब मजदूर लगाया करता था, काम पर नौकर रखता था, तो पैसे देते समय उसकी जान निकल जाती थी, प्राण निकल जाते थे। वह उन्हें बहुत परेशान करता था। समय पर कभी किसी का मेहनताना, समय पर किसी की मजदूरी देना उसके लिए बड़ा कठिन लगता था। एक बार उसने सोचा, चलो इतनी दौलत अपार अपने पास है, क्यों न मैं मेरी आने वाली नस्ल के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा चेहरा याद रहे, देखने को मिले, इसलिए क्यों न मैं अपना एक चित्र बनवाऊं। आजकल जो है हम तस्वीर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं कैमरे से, लेकिन पहले तो ये सुविधा नहीं थी, ना कैमरा था, न फोटो खींचे कर रखे जा सकते थे। तो पहले राजा महाराजा अपना एक चित्रकार को दरबार में बुलाकर, महल में बुलाकर अपना चित्र बनाते थे और रख देते थे। तुमने कभी अगर किसी राजाओं के महल को देखा हो, किसी किले में जहाँ प्राचीन वस्तुएं रखी जाती है, पुराण वस्तु संग्रहालय उसे कहते हैं, तो अगर वहाँ पर कभी गए होंगे आप, तो चित्रकार ने बनाए हुए सुंदर से चित्र वहाँ पर रखे जाते हैं, देखने को आज भी मिलते हैं, क्योंकि पहले फोटो खींचने की सुविधा नहीं थी। तो ठीक इसी प्रकार इस सेठ ने भी सोचा, क्यों न मैं अपना भी एक चित्र बनवाऊं,
ताकि मेरी आने वाली अगली पीढ़ियां मेरा चेहरा तो देख सके। चित्रकार को एक दिन सेठ ने चित्रकार को घर पर बुलाया और कह दिया कि देखो मेरा एक सुंदर सा चित्र बनाना, जो भी पैसे आपके हैं मेहनताने के रूप में वह मैं जरूर आपको दे दूंगा। चित्रकार ने सेठ जी को कुर्सी पर बिठाकर, एक जगह पर बिठाकर बहुत ही सुंदर सा चित्र बनवाया। चित्र इतना सुंदर बना, लेकिन सुंदर चित्र बनाने के बाद खुश होने के बजाय अपने चेहरे पर नाराजगी प्रकट करते हुए सेठ ने कहा, यह चित्र कैसा है, ये तो सुंदर नहीं बना है। चित्रकार ने जब चित्र बनवाया और कहता है कि सेठ जी आपका चित्र हूबहू बना है, सुंदर बना है, अब मेरा मेहनताना दीजिए, मेरी मजदूरी दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी ने चित्र को देखा और वो कहता है, यह कैसा चित्र है, मेरे जैसा तो ये लगता नहीं है। मैंने हूबहू चित्र बनाने के लिए मैंने कहा था, यह चित्र ठीक नहीं बना है, दूसरा बना। बेचारा चित्रकार क्या करे, वह गरीब था, उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने फिर एक चित्र सेठ जी का बनवाया। वह चित्र देखकर भी सेठ जी कहता है, ये भी चित्र ठीक नहीं बना। यह सिलसिला, यह क्रम कई बार चलता रहा। कभी कभी तो वह रोज घर जाता, दूसरे दिन लौट आता, फिर सेठ जी का नया चित्र बनाता और कहता कि चित्र ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ जी कहता, क्या यह भी चित्र ठीक से नहीं बना है। सेठ जी की एक खासियत थी, बुरी आदत थी, कौन सी, कि जब तक चित्र बन रहा है तब तक आराम से प्रसन्न चेहरे से बैठ जाता, और जैसे ही चित्र बनकर तैयार हो जाता तो वह अपने चेहरे पर के भाव बदल देता था। कभी गुस्से, कभी क्रोधित चेहरा, नाराज चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अलग अलग चेहरे पर भाव प्रकट करता था और कहता कि देख मेरे जैसा चित्र लग रहा है। यानी वह अपने चेहरे पर के भाव बदलने में बड़ा निपुण था। भाव बदलता और कहता कि यह चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बना कर ला। बेचारा चित्रकार परेशान हो गया, चिढ़ गया, वह क्रोधित हो गया और वह कहता है, आज के बाद मैं आपका चित्र नहीं बनाऊंगा। जितने चित्र मैंने आपके अब तक बनाए हैं उन सब के मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी पैसे देने से बचना चाहता था, टालना चाहता था, इसीलिए बहाना बनाकर कहता है, जब चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं भला कैसे पैसे दे दूं, मैं पैसे नहीं दूंगा। चित्र ठीक से बनाओ, तुम्हारे पैसे ले जाओ। बेचारा चित्रकार घर लौटा, उदास होकर, निराश होकर, मुंह लटकाकर, अर्थात नाराज होकर बैठ गया। पत्नी समझ गई कि शायद आज ये उदास है, कुछ बात होगी। अपने पत्नी ने चित्रकार से पूछा कि क्यों इतने उदास क्यों लग रहे हो, नाराज क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या आज भी सेठ जी ने पैसे नहीं दिए हैं। चित्रकार ने पूरी बात सेठ जी की बता दी। मैं रोज जाता रहा, रोज कई बार चित्र बनाता रहा, लेकिन एक दिन भी, यहाँ तक कि आज भी सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिए, यही बहाना बनाकर कि चित्र ठीक से नहीं बना है। बहुत मैं उनके साथ बार बार पैसे की मांग करता रहा, लेकिन सेठ जी ने पैसे देने से मना किया है और इसीलिए मैं उदास होकर बैठा हूँ। अपनी परेशानी की वजह, परेशानी का कारण चित्रकार ने अपनी पत्नी से बताया। चित्रकार की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। वह बोली, इस प्रकार घर पर उदास होकर बैठने से पैसे भला कैसे मिल पाएंगे, इसके लिए कुछ प्रयास भी तो करने जरूरी है। एक काम करते हो, ऐसा कीजिए आप कि अकबर बादशाह के दरबार में जाइए, उनसे फरियाद कीजिए। फरियाद का मतलब शिकायत। सेठ जी ने तुम्हारे साथ किस प्रकार अन्याय किया है, चित्र बनाकर भी पैसे नहीं दिए हैं, ये सारी बातें शिकायत स्वरूप फरियाद के रूप में अकबर बादशाह को सुनाइए, वे जरूर न्याय करेंगे। चित्रकार कहता है
वो मुंह लटकाकर उदास होकर, यह कैसे संभव है? सेठ जी बहुत बड़ा आदमी है, मैं मामूली गरीब चित्रकार, मेरी बात को कौन सच मानेगा? मेरे साथ न्याय भला नहीं हो सकता है, मुझ जैसे गरीब का कौन साथ देगा? मुझे वहां पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन बार बार चित्रकार की पत्नी कहती है, मेरा कहना मानो, एक बार जाकर दरबार में शिकायत करो तो सही, देखते हैं होता क्या है। क्योंकि गरीब के साथ अन्याय होता है यह कहना ठीक नहीं। सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। भले ही अकबर बादशाह होंगे, लेकिन वे गरीबों की बात सुनते हैं, सही न्याय देने का काम करते हैं, वे दयालु हैं। भले ही वे पढ़े लिखे हैं नहीं है, लेकिन उनके दरबार में न्याय मिलता है। और वैसे भी 9 रत्नों का उनका दरबार कहा जाता है, एक से बढ़कर एक बुद्धिमान दरबारी हैं, लोग हैं, जरूर तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। आप जाइए एक बार वहाँ पर, मेरा कहना मानिए और अकबर बादशाह से शिकायत कीजिए। अकबर बादशाह के दरबार में जाने की सलाह चित्रकार की पत्नी चित्रकार को देती है। हमारी एक बात है, मुश्किल समय में हमें जो भी कुछ कहता है हम उसकी बात मान लेते हैं, मरता नहीं तो और क्या करना। कठिन समय में जो भी राय दी जाती है लोग मानते हैं। शायद चित्रकार ने भी सोचा, चलो सब कुछ तो मैं कर चुका हूँ, बार बार सेठ जी के पास जाकर पैसे मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पैसे नहीं मिले, अब किसके पास जाऊं? पत्नी कह रही है दरबार में जाने के लिए, चलो पत्नी की भी यह बात मान लेते हैं और चलते हैं। चित्रकार की पत्नी के कहने पर यह चित्रकार अपनी पत्नी के कहने पर अकबर बादशाह के दरबार में चला गया और वहां पर जाकर उस अकबर बादशाह से इस चित्रकार ने पूरा किस्सा सुनाया। कौन सा किस्सा? वही सेठ जी के घर पर जाकर उनके चित्र बनाने का किस्सा। कई चित्र उसने बनवाए और हर बार सेठ जी कह देता कि चित्र ठीक से नहीं बना है, दोबारा बनाओ, पैसे ले जाओ। वही कहानी चित्रकार ने अकबर बादशाह के सामने दोहराई, सुनाई और कहता है कि हुजूर मेरे साथ न्याय कीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से चित्र बनवाए हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र बनाए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर सेठ पैसे देने से टाल रहा है, मुझे मेहनताना चाहिए। अकबर बादशाह ने चित्रकार का किस्सा सुना, ध्यान से सुना और तुरंत ही किसी सेवक को आदेश दिया कि उस सेठ जी को भी चित्र लेकर दरबार में बुलाओ। सेठ जी भी चित्र लेकर आए जो उनके घर पर बनाकर रखे गए थे। चित्रों को अकबर बादशाह ध्यान से देखते रहे, निहारते रहे, कभी सेठ जी का भी चेहरा देखते, कभी चित्र को देखते। दोनों में किसी प्रकार का फर्क नहीं था, एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र बनवाए थे। लेकिन सेठ जी तो कहता था कि यह चित्र ठीक नहीं बना है। वे अकबर बादशाह परेशान हो गए कि अब न्याय कैसे करें। अंत में सोचा, चलो इस पर सही न्याय देने का काम तो बीरबल ही कर सकते हैं। तुरंत अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सेठ जी कहते हैं कि चित्र ठीक नहीं बना है, चित्र को देखो और सेठ जी को देखो तो दोनों में समानता है, कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं। ये तो पैसे देने से बचना चाहता है, चित्रकार तो पैसे मांग रहा है, लेकिन न्याय कैसे करें? आखिरकार बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा, सेठ जी को भी देखा और कुछ समय तक निहारने के बाद बीरबल समझ गए यह जो सेठ है यह कंजूस है। चेहरे पर के भाव बदलने में पारंगत है, निपुण है। चित्र बनाते समय वह एक मुद्रा में बैठ जाता है, एक ही भाव चेहरे पर रखकर बैठ जाता है और चित्र बनने के बाद तुरंत अपने चेहरे पर के भाव बदल देता है और कहता है कि यह चित्र ठीक नहीं है। यह चेहरा बदलने में बड़ा निपुण है। तो इसीलिए
इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये पैसे देने से बचना चाहता है, नाटक कर रहा है, बेचारे चित्रकार पर अन्याय कर रहा है। बीरबल ने सोचा अगर चित्रकार के साथ, किसी भी कलाकार के साथ इस प्रकार का अगर अन्याय होता रहा हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो कला और संस्कृति कैसे विकसित होगी? कला का संवर्धन नहीं होगा। कला संस्कृति का संवर्धन कलाकारों की इज्जत करने से ही होता है। शायद आप जानते होंगे आज हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में कई ऐसी धरोहर हैं। धरोहर का मतलब बहुत प्राचीन भव्य इमारतें हैं। ये किसने बनवाई है? जैसे ताजमहल है, कई किले हैं, स्तूप हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बहुत विशाल ऐसी इमारतें हैं, कई गुफाएं हैं। ये कलाकारों के कारण ही निर्माण हुई है। जिस देश राजाओं ने कलाकार का हौसला बढ़ाया, उन्हें समय पर मजदूरी दी, उनकी कला की इज्जत की, इसलिए तो ये प्राचीन आज हमारे देश में धरोहर देखने को मिलती है। जिस राज्य में कला और कलाकार की इज्जत की जाती है, उस देश में संस्कृति का संवर्धन होता है। और जहाँ पर ये विशाल भव्य धरोहर बन जाती है, तो वह देश विश्व में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए इस चित्रकार के साथ भी न्याय होना चाहिए। मन ही मन ये बातें बीरबल सोच रहे थे। कुछ सोचने के बाद बीरबल ने सेठ जी से कहा, सेठ जी एक काम कीजिए, 2-3 दिनों के बाद दरबार में आइए और अपना चित्र ले जाइए। उस सेठ जी के सामने ही चित्रकार से बीरबल कहते हैं, देखो सेठ जी का हूबहू चित्र बनाओ, 3 दिन तुम्हें सब मुहल्लत दी जाती है, 3 दिनों का अवकाश समय दिया जाता है। 3 दिनों के बाद सेठ जी का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आओ, हमारे सामने महाराज के सामने उन्हें दे दो और अपने पैसे ले जाओ। सेठ जी खुश होकर चला गया, यही सोचकर कि चलो आज भी मैं पैसे देने से बच गए। लेकिन सेठ जी के दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल ने उस चित्रकार से कहा, सुनो, घर जाओ, 3 दिन आराम करो, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 दिनों के बाद एक बड़ा सा दर्पण लेकर आओ। दर्पण का मतलब आईना, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। चेहरे आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पूरे भाव आईना हमें ही दिखाता है। यानी अगर हमारा चेहरा गुस्सैल है तो वही प्रतिबिंब नजर आता है। अगर हम क्रोधित हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसना और मुस्कुराने में अंतर है। हंसना यानी आवाज प्रकट होती है, मुस्कुराने ने चेहरे पर केवल हंसने के भाव होते हैं, आवाज नहीं निकलती। तो ये सारी बातें आईने में प्रतिबिंबित होती है। वो एक बड़ा सा दर्पण लेकर आओ। 3 दिनों के बाद निर्धारित समय पर अकबर बादशाह के दरबार में सेठ जी भी पधारे। एक बड़ा सा आईना लेकर चित्रकार भी आया और चित्रकार से बीरबल ने कहा, थोड़ी देर के लिए दूर खड़े रहो। सेठ जी के सामने आईना रखकर बीरबल कहते हैं, देखो सेठ जी, बना है कि नहीं तुम्हारा सुंदर सा चित्र। सेठ जी आईने के सामने खड़े होकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं और कहते हैं, ये तो आईना है, दर्पण है, इसमें तो दिखाई देने वाला चित्र नहीं है, प्रतिबिंब है मेरा, इसे चित्र नहीं कहा जा सकता, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। सेठ जी से बीरबल कहते हैं, देखो ये चित्र है, तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा ही चित्र है। तुम जिस प्रकार के चेहरे पर भाव लाते हो, उसी प्रकार के भाव इस प्रतिबिंब में भी प्रकट होता है। तुमने आज तक वही बात इस चित्रकार के साथ की। चित्र बनने तक तुम एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे और चित्र बनने के बाद अपने चेहरे पर के भाव बदल देते थे और बहाना बनाते थे कि चित्र ठीक नहीं बना है और पैसे देने से बच जाते थे। आज कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुम्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे। सेठ जी घबरा गया, सोचा कि चलो मेरा झूठ पकड़ा गया है,
अब अधिक चालाकी करने की अगर मैं यहाँ दरबार में कोशिश करूँगा तो सामने बादशाह अकबर विराजमान है, यहाँ पर चतुर दरबारी बीरबल है, और उन्हीं को मूर्ख बनाना ठीक नहीं। अगर मैंने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की, पैसे देने से बचने की कोशिश की, तो हो सकता है लेने के बजाय देने पड़ेंगे, मुझे हो सकता है सजा भी होगी। पैसे देने में ही भलाई है, यही सोचकर चुपचाप सेठ जी ने जितने अब तक चित्र बने थे उन सभी के चित्रों के पैसे चित्रकार को दे दिए और वह अपने दरबार से क्षमा मांग बादशाह अकबर के दरबार से क्षमा मांगकर चला गया। यह कहा इस प्रकार बीरबल ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उस चित्रकार को न्याय देने का भी काम किया। इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमें भी थोड़ा सा चतुर बनना चाहिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं, तो चतुर लोगों से बचने के लिए। इन शब्दों के साथ हम यहाँ पर रुक जाते हैं, अपनी कहानी पूरी हुई। अगले क्लास में हम पाठ अस्पताल और 2 लघु कथाएं इन पर स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।